हम अक्सर निकल पड़ते हैं उन जगहों की तलाश में जिसे दुनिया जन्नत कहती है। लेकिन सच बताऊं, जन्नत रास्ते के आखिरी स्टॉप पर नहीं, बल्कि उस सफर की छोटी छोटी यादों में छुपी होती है। इस बार जब हरियाणा से कश्मीर के लिए हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, तो इरादा सिर्फ पहाड़ देखना नहीं था। इरादा था परिवार के साथ उन लम्हों को जीना जो रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं छूट जाते हैं। माता पिता का आशीर्वाद, धर्मपत्नी का साथ और 2 जुड़वां बच्चों की मासूम शरारतें हों तो हर सफर एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। सफर में जब मोबाइल का नेटवर्क गायब हुआ तो एक अजीब सा सुकून मिला। स्क्रीन से ध्यान हटकर अपनों के चेहरों पर जो ठहर गया। डल लेक के कहवे से लेकर सोनमर्ग की वो मखमली घास से ढकी सुंदर वादी, और फिर वंदे भारत ट्रेन की उस केबिन से चेनाब रिवर पर बनी देश की सबसे ऊंचे पुल को देखने तक, और फिर जन्नत की वादियों में उन दोनों छोटे शैतानों का बर्थडे केक काटना, मेरे लिए इस पूरे सफर का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही था। कश्मीर का ये सफरनामा एक मिडिल क्लास परिवार की आंखों से। अगर यादों का ये सिलसिला आपके दिल तक पहुंचे तो साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। हाँ तो भाई, कर लिए बैकपैक और साथ में उठा लिया है पहाड़ से भी ज्यादा भारी एक बक्सा। मतलब कसम से आधा कश्मीर तो हम इसी बक्से में भरकर ले जा रहे हैं। वैसे सबसे ज्यादा सुकून की बात पता है क्या है? इस यादगार सफर पर मेरा पूरा कुर्बा मेरे साथ है। माता पिता, धर्मपत्नी और हमारे नटखट बच्चे। लोग कहते हैं कश्मीर स्वर्ग है, पर सच बताऊं, एक स्वर्ग तो रोज माँ बाप के पैरों में देखता हूं, दूसरे वाले को आज देखने निकला हूं। पीछे छूट रही हैं मेरे गांव की ये चिर परिचित गलियां, वो जाना पहचाना तालाब और हमारा वो प्यारा सा छोटा स्कूल। आपका स्कूल है। अब जब वीर भूमि से निकल रहे हैं तो महान महाराणा प्रताप जी को पूरे जोश के साथ नमन किया और गाड़ी बढ़ा दी इस बेहद हसीन और अनप्रिडिक्टेबल सफर पर। अब गाड़ी में दादा पोतों की जोड़ी, अरे नहीं, पूरी तिगड़ी ऐसा गदर हंगामा मचाते हुए जा रही थी कि अचानक भाई साहब जोर का ब्रेक मारना पड़ गया। ट्विस्ट आ चुका था। कहानी ये थी कि जितना हाई लेवल का जोश इस तिगड़ी के अंदर भरा हुआ था, ठीक उतना ही लो प्रेशर हमारी गाड़ी के टायर में था। टाई टाई फुस। भाई साहब, देश में बाकी कुछ होना हो, पर इन नए एक्सप्रेसवे ने कसम से मजे बांध दिए हैं। मीलों का लंबा सफर पलक झपकते ही गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता गाड़ी कब उड़ने लगी। और सुनो, सबसे मजेदार बात, यहाँ का टोल टैक्स सिर्फ 15 रुपए। भाई, इतने में तो आजकल दिल्ली में बढ़िया चाय भी नहीं मिलती। खैर, अंबाला पहुंचकर रिश्तेदारों के यहाँ गाड़ी को आराम दिया और हम पहुंच गए अंबाला हवेली पैलेस। यहां से हमारे सफर का दूसरा फेज शुरू होना था। अब भाई, बच्चों के तो यहां फुल मजे थे, पर हमारे लिए यहां मच्छरों का इंटरनेशनल कन्वेंशन चल रहा था। सही है ना जीपीए? ओके ना? ऐसा सितम ढाया उन्होंने कि बिना भूख के ही जान बचाने के लिए हमें अंदर रेस्टोरेंट में भागना पड़ा। और यार, हम ठहरे खालिस मिडिल क्लास फैमिली वाले। अंदर बैठ तो गए, पर मन में वही डर कि भाई, इतनी महंगी जगह पर आकर अगर सिर्फ पानी पीकर निकल गए तो यहाँ के कर्मचारी ऐसे घूरेंगे जैसे हमने उनकी जायदाद नाम करवा ली हो। तभी रेड बस ऐप पर नजर पड़ी। भाई साहब, तकनीक माननी पड़ेगी। कहीं भी बैठे बस की लाइव लोकेशन ऐसे दिख रही थी जैसे खुद नासा वाले हमारी ट्रिप ट्रैक कर रहे हो। तभी रात के ठीक 10 बजे हमारी सवारी आ गई और ओ भाई साहब, ये कोई आम बस नहीं थी, ये साक्षात सड़क पर चलता हुआ हवाई जहाज था। वॉल्वो SLX 9600 स्लीपर। क्या शानदार चीज है भाई।
अंदर कदम रखते ही ऐसी खातिरदारी शुरू हुई कि लगा किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। मैं कुछ YouTube की क्लिप्स डाल रहा हूँ। और अंदर का इंटीरियर काफी कमाल का 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। देखो 2 सीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी और सिंगल यहाँ पर मिलने वाला है। लोअर एंड अपर दोनों, अगर आप चाहते हैं नीचे रहना तो नीचे भी आप ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। हाथ में पानी की बोतल आई, साथ में मिला स्नैक्स का भरा हुआ झोला। फिर क्या था, पूरे कुनबे ने मस्त खाया पिया, पैर फैलाए। हाय। किधर बैठे हैं हम भाई? गाना सोच भी हो आप? ये कैसी बस? और अब कश्मीर के सपनों में खो जाने की पूरी तैयारी। नींद और आलस का एक गहरा रिश्ता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये सुबह आपको जकड़ ही लेती है। लेकिन इस दुनिया में एक प्रजाति ऐसी भी है जिसे अलार्म की जरूरत नहीं होती। हमारे घर के छोटे साहिबजादे। जब हम अपनी आंखें मलते हुए होश संभाल रहे थे, ये भाई लोग सूरज से पहले उठकर पहाड़ों को अपनी आंखों से स्कैन कर चुके थे। होश तो तब और अच्छे से खुला जब कमर में एक जोरदार झटका लगा। किस्मत ने हमें वॉल्वो की वो सीट दी जिसे आम भाषा में लास्ट सीट और हमारी भाषा में हिंडोले का टिकट कहते हैं। हाईवे का काम अभी प्रोग्रेस में था और हमारी गाड़ी में टप्पे खाने का प्रोसेस भी फुल ऑन था। सफर में हमारी बस एक बेहद खूबसूरत आलीशान रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। नजारा ऐसा था कि मेन्यू कार्ड देखकर ही पेट भर जाए। पर हम ठहरे खालिस वैष्णव जन। हमारी रगों में खून के साथ साथ शुद्ध शाकाहारी संस्कार दौड़ते हैं। हमें तो वो तामझाम नहीं, ढाबे के बाहर लिखा हुआ वो वैष्णव शब्द चाहिए था। थोड़ा सा ढूंढ ढांड कर एक देसी वैष्णव ढाबा खोज ही निकाला। सुबह की उस ठंडी हवा में गर्मा गर्म चाय की वो पहली चुस्की, कसम से ऐसा लगा जैसे आत्मा सीधे परमात्मा से कनेक्ट हो गई हो। चाय अंदर गई, एनर्जी वापस आई और मैंने कैमरों की लेंस साफ किए, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला था। पहाड़ों और घाटियों को कैमरे के सेंसर पर हमेशा के लिए कैद करने का। पूरा तो ना तो कूलिंग। वो कहाँ है? क्या कर रहा है? रास्ते में जब गाड़ियां आगे बढ़ीं तो सामना हुआ उन सुरंगों से जो पहाड़ का सीना चीर कर बनाई गई हैं। अंदर घुसते ही एक पल के लिए दिल घबरा जाता है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर लंबा सिर्फ अंधेरा और कंक्रीट का ढांचा, लेकिन उस अंधेरे में एक अजीब सा गर्व भी महसूस होता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि हमारे देश के इंजीनियर्स और वो मजदूर भाई कितनी कमाल के होंगे जिन्होंने दिन रात एक करके इस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सल्यूट है बॉस। खैर, उछलते कूदते आखिरकार हम कश्मीर की सरहद में दाखिल हो ही गए। और कदम रखते ही जो पहला चमत्कार हुआ वो था स्मार्टफोन का तख्ता पलट। हमारा हजारों का चमचमाता फोन पल भर में एक महंगे प्लास्टिक का डिब्बा बन चुका था। क्यों? क्योंकि यहां बाहर की दुनिया के प्रीपेड सिम कार्ड्स दम तोड़ देते हैं। इंटरनेट गायब, कॉल्स बंद। पहली बार लगा कि चलो किसी बला से तो पीछा छूटा। इंसानों से बात करने के लिए अब स्क्रीन नहीं, सिर्फ आमने सामने का चेहरा बचा था। डिजिटल डिटॉक्स,
इसी को कहते हैं भाई। बस का सफर खत्म होते ही शुरू हुआ हमारा तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारी टैक्सी राइड। और इस राइड के पीछे जो चेहरा था वो थे रऊफ भाई। भाई साहब इतने शांत, सुशील और मददगार इंसान आजकल ढूंढने से नहीं मिलते। ये पूरी ट्रिप हमने कर्ली रोड्स टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू प्लान की थी, जिनके मालिक हैं तुफैल भट्ट भाई। अब यहां पर आती है एक मजेदार बात। आज की मतलबी दुनिया में जहां लोग बिना पूरा पेमेंट लिए बात नहीं करते, वहां इन लोगों ने सिर्फ 5,000 रुपए के एडवांस टोकन पर हमारी पूरी की पूरी लग्जरी अरेंजमेंट कर दी। कोई अग्रीमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ जुबान और विश्वास। कश्मीर की ये मेहमान नवाजी देखकर दिल सच में पिघल गया। हरियाणवी सुनते हो गाने? हरियाणवी गाने भी सुनते हो? कुछ भी सुनते हो? हरियाणवी सब सुनाए, हरियाणवी गाने सुना हरियाणवी चल रहे हो? हाय ओए, पहुंच रहे हैं बस। कितनी दूर रह गए? बस आगे बस। श्रीनगर की सड़कों को नापते हुए, डल झील की लहरों को देखते हुए आखिरकार हम पहुंच गए अपने ठिकाने पर, होटल ब्लूम। भाई साहब कुछ भी कहो, टूर वालों ने काम पूरा चकाचक किया था। होटल की पीले रंग की थीम देखकर ऐसा लगा जैसे हम अचानक श्रीनगर से गायब होकर हरियाणा और पंजाब के किसी सूरजमुखी के खेत के बीच में लैंड कर गए हों। इतनी वाइब्रेंट और पॉजिटिव एनर्जी थी वहां। और सोने पर सुहागा ये कि कमरे की खिड़की खोलो तो सामने सीधे साक्षात डल झील आपका स्वागत करती है। वही डल झील जिसके हुस्न के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। इसके कुछ जादुई रात के नज़ारे मैं आपको अभी ही बोनस में दिखा रहा हूं, क्योंकि भाई इसे छुपाकर रखना पाप होता। एक दो घंटे हाथ पैर सीधे करने के बाद हम उसी काम के लिए बाहर निकले जिसके लिए इतनी दूर आए थे, यानी घूमना यार। पर जैसे ही कदम बाहर निकाले, भाई साहब सिर मुंडा के ही ओले पड़ गए। मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एक पल के लिए लगा कि ट्रिप बर्बाद। तभी बादलों के बीच से जो नजारा दिखा उसने बोलती बंद कर दी। वो काले बादलों के पीछे छुपा सुर्ख नीला आसमान और बारिश में धुले वो एकदम गहरे हरे पेड़। तब अंदर से आवाज आई कि हाँ भाई, इसीलिए इसे जन्नत कहते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा दिल्ली के धुएं और प्रदूषण से दूर यहाँ सब कुछ एकदम 4K क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था, वो भी बिना किसी डिजिटल फिल्टर या एडिटिंग के। जन्नत को रिकॉर्ड नहीं, महसूस किया जाता है बॉस। अब इस एक्सप्लोरर के आगे के सफर में क्या क्या गदर मचेगा, सही लगे तो देखते रहना। एक बात पहले ही साफ कर दूं, इस वीडियो में कोई डिजिटल फिल्टर इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो है जैसा है ज्यों का त्यों आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि सच कहूं तो कश्मीर को किसी फिल्टर की मेकअप की जरूरत ही नहीं है। इस जगह का नाम है चश्मे शाही बाग। सिर्फ 50 रुपए की टिकट कटवाओ और स्वर्ग की पहली सीढ़ी के दर्शन साक्षात सामने।
ये कोई आम बाग नहीं है बॉस। इतिहास गवाह है, इसे साल 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बड़ी बेटी दारा शिकोह के लिए बनवाया था। यहाँ पहाड़ से फूटता हुआ एक कुदरती झरना है जिसके पानी को लेकर माना जाता है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। मुगल राजा मीलों दूर इस पानी को पीने के लिए मंगवाया करते थे। खैर, इतिहास से बाहर आते ही मौसम ने पलटी मारी। ओले गिरने की वजह से और ठंड स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ गई। बच्चे कांपने ही वाले थे कि तभी फ्रेम में एंट्री हुई उनकी पर्सनल भगवान की, यानी बच्चों की दादी माँ। दादी माँ ने तुरंत दोनों को अपने पल्लू की घेरी में ले लिया। सच बताऊं, भारतीय माँ का ये जो पल्लू होता है ना, ये दुनिया की हर सिचुएशन को संभाल सकता है। इसके आगे वाटर प्रूफ और विंड प्रूफ जैकेट सब फेल हैं। फिर ये कश्मीर की ठंडी हवा क्या चीज है। आसपास का नजारा ऐसा था मानो किसी छोटे बच्चे ने वाटर कलर लिया हो और पूरे कैनवस पर बिना सोचे समझे बिखेर दिया हो। सब कुछ एकदम वाइब्रेंट, एकदम रंगीन। और इस रंगीन माहौल का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या हुआ? मेरे माता पिता की बीमारियां, उनकी डायबिटीज, उनका कोलेस्ट्रॉल, ऐसा लगा जैसे वो सब हरियाणा में घर पर ही छूट गए हों। यहाँ 2 पीढ़ियां एक साथ कश्मीर आई थीं। कभी बचपन में मेरा हाथ पकड़कर यही मम्मी पापा मुझे दिल्ली का लाल किला और चंडीगढ़ का रॉक गार्डन दिखाने ले गए थे, और आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि मैं अपने बच्चों को यहां लेकर आया हूं। What is truth? What is untruth? It is not in the words that you speak. It is in the way you hold the life within you. It is in the way you are. Whether you are a crawling worm or a big human being, when sun comes up in the morning, it lights up everybody. पर भाई, आज की जनरेशन बहुत एडवांस है। जाते ही दोस्त भी मिल गए। Essential nature of life is all inclusive. This is the truth. If you sit here like that, absolutely all inclusive, you are in touch with truth. If you are in touch with truth, there can be no suffering in you. It's as simple as that. वैसे ये मैं हूं और ये मेरा कैमरा है। अब अपने पास वैसे तो स्कूल वाला DJI Osmo 5 गिम्बल है और एक Nikon Z50 कैमरा। अब इस ट्रिप पर मैं ट्राइपॉड नहीं लाया, तो जुगाड़ से Osmo के गिम्बल को ही नीचे टिकाकर ट्राइपॉड बना लिया, और लो भाई, बन गए हम ट्रैवल व्लॉगर। नहीं, ट्रैवल एक्सप्लोरर। ठंड इतनी हो गई थी कि शॉपिंग करना मस्ट था। बाहर निकलते ही सबसे पहले टोपी और जैकेट का इंतजाम किया गया। पर भाई, हद तो तब हो गई जब इस कड़ाके की ठंड में भी एक धुरंधर मजे से कोल्ड ड्रिंक अटक रहा था। इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल का स्वैग। बाग के दूसरे हिस्से में जाते ही इन्होंने सीधे यहाँ के CRPF वाले सिपाही से दोस्ती गांठ ली और मिलते ही सीधे उनके पैर छू लिए। संस्कार देख रहे हो युवराजों के। अभी से ग्राउंड वर्क मजबूत कर रहे हैं, जो कि इस देश में बहुत जरूरी भी है। चश्मेशाही के ऊपरी हिस्से से पूरे कश्मीर का एक आखिरी दीदार किया, टैक्सी में बैठे और वापस रुख किया अपनी डल झील का।
क्योंकि अब समय था उस चीज का जिसका इंतजार इस कैमरे के सेंसर को सदियों से था, शिकारा राइड। शिकारे पर बैठते ही समझ आया कि भाई ये चप्पू चलाना कोई मजाक नहीं है, अच्छी खासी मेहनत का काम है। कहाँ बैठे हो? एक बात समझ नहीं आई, ये शिकारे की चप्पू की शेप हमेशा दिल यानी हार्ट के आकार की क्यों होती है? मुझे नहीं पता भाई, शायद कश्मीर आने वाले हर इंसान का दिल यहीं छूट जाता है, इसीलिए। मजे की बात देखो, सड़कों का ट्रैफिक जैम तो बहुत देखा था, यहां झील के पानी में भी शिकारों का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। वहीं बगल से कुछ मोटर होम्स गुजर रहे थे तो हमारे शिकारे वाले भाई ने एक गजब का सीक्रेट बताया। बोले, साहब इस झील के बीचों बीच एक पूरा का पूरा बाजार लगता है जिसे मीना बाजार कहते हैं। भाई साहब, पानी के ऊपर बाजार, हमें इससे पहले ये बात पता ही नहीं था। पानी के अंदर ही रेस्टोरेंट, पानी के अंदर ही दुकानें, शिकारे पर बैठे बैठे ही आपके पास फल आ रहे हैं, कहवा आ रहा है। और तभी सामने वो जगह दिखी जहां शाहिद कपूर की फिल्म हैदर की शूटिंग हुई थी। सिनेमा वाला फील आ ही रहा था कि अचानक गर्मा गर्म सिकते हुए भुट्टो मक्की पर नजर पड़ी। कसम से देखकर ही मुंह में पानी आ गया। तुरंत खुद भी खरीदी और हमारे उस मेहनती शिकारे वाले भाई को भी एक मक्की थमा दी। दूर पहाड़ी पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर दिख रहा था, मानो वो ऊंचाई से हमारी इस छोटी सी यात्रा की देखरेख कर रहे हो। लेकिन ये जो मीना बाजार है ना बॉस, इसके अंदर पैर रखते ही हमें हमारे मिडिल क्लास फैमिली होने का एक जोरदार और कड़क एहसास हुआ। कीमतें सुनकर जो झटका लगा, भाई साहब हम तो वहीं से उल्टे पांव बाहर भाग लिए। हमारे बस का नहीं है ये शौक। घर से निकलते वक्त एक भाई ने ज्ञान दिया था कि अगर कश्मीर जा रहे हो तो वहां का लोकल कहवा जरूर पी कर आना। हमने कहा चलो भाई, 50-50 रुपए का कहवा ऑर्डर कर दिया। स्वाद तो ठीक था, पर हमारे देसी पेट और लिवर को ये कश्मीरी जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। नतीजा, होटल के कमरे में जाने के बाद मेरा ज्यादातर वक्त वॉशरूम की हॉट सीट पर ही गुजरा। जन्नत का स्वाद, पेट के लिए बवंडर। इतना सब कुछ बता दिया, पर इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तो मैं बताना ही भूल गया। आज के दिन हमारे इन दोनों छोटे युवराजों का जन्मदिन भी है। अब कश्मीर की इन वादियों में उनके लिए एक बढ़िया सा केक तो बनता है, इसलिए रास्ते में जो भी बेकरी दिखी मैंने बस अपनी आंखों से केक के शिकार ढूंढता चला। शाम को शिकारा राइड से लौटते वक्त एक दुकान मार्क की थी, ला डेलिस फ्रेंच बेकरी। वैसे तो ये करीब 1 किलोमीटर दूर थी, पर डल झील के किनारे पैदल सैर करते हुए कदमों को पता ही नहीं चला कि कब बेकरी आ गई। नाम के आगे फ्रेंच लिखा था। अब मुझे नहीं लगता कि केक डायरेक्ट फ्रांस से चार्टर्ड प्लेन में उड़कर आता होगा, रेसिपी फ्रेंच हो सकती है। घर से दूर इस धरती के स्वर्ग में हमारे जुड़वा बेटों का ये जन्मदिन कसम से हमेशा याद रहेगा। एक वापरा और एक टच कर दीजिए। नींद से सोकर उठे एक बेटे को प्यार से जगाया और उसका हैप्पी बर्थडे मनाया। मुस्कुराते हुए कश्मीर की वादियों में पैदा हुए उन कश्मीरी सेबों से भी ज्यादा मीठी थी वो मुस्कान।
भाई इधर देखो, पापा को देखो, स्माइल करो। केक का प्राइस भी थोड़ा फ्रेंच था, यानी जेब ढीली करने वाला। पर यकीन मानिए, महंगा ही सही, ये मेरी लाइफ का सबसे टेस्टी केक था। अगर कभी कश्मीर जाओ तो इस ला डेलिस बेकरी पर जरूर जाना। पूरे दिन के थके मांदी बदन को जब भोजन की महक अपनी तरफ खींचती है तो आप लिफ्ट का 4 नंबर का बटन दबाते हैं। लिफ्ट खुलती है और सामने होटल से भी ज्यादा खूबसूरत रेस्टोरेंट है। लजीज खाना टेबल पर आ चुका है, पर मेरी आंखें खिड़की के बाहर जमी हैं। डल झील के उस स्याह अंधेरी में तैरते हुए शिकारों और मोटर होम्स की लाइट्स ऐसी दिख रही थी मानो साक्षात मिल्की वे गैलेक्सी आसमान से उतरकर पानी पर तैरने लगी हो। लेकर आ रहे हैं और हैं? बुन्नू, उठ जा। बूम बूम। ओए, उठ जा। उठ जा यार। उठ जा, चल नया करेंगे तो। उसको उठा दूँ मैं। आएंगे। डार्लिंग, अंगू, सोनू, ओए अंगे, चला नए करेंगे, चल खड़ा हो। आ भाई, आजा, आजा। स्लीपर कहाँ आपके? स्लीपर कहाँ मेरे बच्चे? चलो, आजा, मैं कराऊंगा। अगली सुबह अंगड़ाई तोड़कर उठे तो बच्चों की सोनमर्ग जाने की तैयारी फुल स्पीड में शुरू हो गई। दंत मंजन और स्नान का कूटा पूरा हुआ और हम रेडी थे। मालूम भी है पर निकलने से पहले पेट पूजा के लिए फिर उसी रेस्टोरेंट का रुख किया। कल रात की बारिश ने कश्मीर की हर एक पत्ती, हर एक सड़क को जैसे नहला दिया था। शिकारे से गर्मा गर्म पकौड़े और कहवा परोसते वो अंकल और कश्मीरी पहनावे में एक खातून जो कश्मीरी फैरन पहने हुए फोटो शूट करवा रही हैं। बहुत खूब, ये विजुअल आंखों को हीलिंग देते हैं जनाब। एक कॉल घुमाई और हमारे रऊफ भाई अपनी चमचमाती इनोवा लेकर हाजिर हो गए। रास्ते में कुछ बच्चे दिखे, चटक लाल जर्सी पहने फुटबॉल के खिलाड़ी। उसे देखकर अंदर से आवाज आई कि ये लड़के सिर्फ कश्मीर का नहीं, एक दिन पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। रास्ते में जामा मस्जिद के आंगन से उड़ते वो कबूतर, नदियों पर बने वो लंबे चौड़े पुल और रास्तों में मिलती वो लजीज कश्मीरी चेरी। भाई, इसी को तो सफर कहते हैं। तभी गाड़ी बढ़ी उस टनल की तरफ जो सीधे सोनमर्ग का रास्ता खोलती है। ये सोनमर्ग टनल एक इंजीनियरिंग अजूबा है बॉस। 6.5 किलोमीटर से भी लंबी ये सुरंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है, जो शुरू तो हुई पर ऐसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर जैसे ही टनल के उस पार गाड़ी निकली, नजारा बदल चुका था।
3 घंटे के सफर के बाद सामने था सोनमर्ग। खुली मखमली मैदान, हवा में लहराते हुए अस्तबल से छोटे घोड़े, दूर सांप की तरह लहराती पतली सड़क और बैकग्राउंड में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी ऊंचे पहाड़। वहां की कड़क ठंड में सोनमर्ग की मैगी और गर्म चाय का जो स्वाद है ना, वो दुनिया के किसी 5 स्टार शेफ के बस का नहीं है। माता पिता और बच्चों के साथ वहीं घास पर एक शानदार फोटोशूट हुआ। बच्चों के लिए तो ये मैदान ऐसा था जैसे उनकी खुद के घर का लॉन हो, फुल धमा चौकड़ी। तीन चार घंटे सोनमर्ग की गोद में बिताने के बाद वापसी शुरू हुई। वापसी का रास्ता थोड़ा अलग था। साथ में बहती वो बर्फीली नदी और वो हसीन वादी। रास्ते में हमें अचानक एक छोटा सा पुल दिखाई दिया। रऊफ भाई से कुछ पल वहां गाड़ी रोकने को कहा। क्या ही खूबसूरत नजारा था वो। नदी की आवाज में भी एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगता है मानो ये पानी पहाड़ों के कई पुराने सीक्रेट्स अपने साथ बहा कर ले जा रहा हो। कुछ देर वहां रुककर हमने वापसी का रुख किया। रास्ते में हम रुके पारस रसोई पर, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। इंटीरियर बहुत सुंदर था। वहां रखा एक टिश्यू पेपर होल्डर जो कि स्माइली की शेप में था, हमें देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कह रहा हो, भाई साहब थोड़ा मुस्कुराओ, आप कश्मीर में हो। कश्मीर में ज्यादातर होर्डिंग्स और एडबोर्ड्स उर्दू में होते हैं। उनकी वो लिखावट देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पन्नों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी हों। वाकई हर भाषा की अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है। जम्मू कश्मीर भारत का अति संवेदनशील इलाका माना जाता है, इसलिए कदम कदम पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं।
उन्हें देखकर डर नहीं बल्कि एक गहरी सुरक्षा और सीने में गर्व महसूस होता है। होटल के कमरे में पहुंचते ही गर्मा गर्म कॉफी पी और बच्चों के साथ हम सबका फेवरेट टॉम एंड जेरी कार्टून देखा। रात को डिनर लेकर थोड़ी सैर करने और घूमने निकल गए। सो गया हो? सोया किसके पास? सुबह उठते ही दोनों भाइयों की शिकायतें सुनी और फिर खाना खाने निकल दिए। आज का हमारा गंतव्य था आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर। ये मंदिर श्रीनगर के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी गोपाद्री हिल पर स्थित है। इतिहास कहता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में यहाँ आकर तपस्या की थी और शिव सूत्र की रचना की थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 200 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सत्य शुरू अलख निरंजन आदेश एक ही संदेश आदेश काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष आदेश आदेश आगे आगे गोरख जागे अलख निरंजन काल काले खा पल में जले। ऊपर पहुंचते ही जब ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो पूरी थकान गायब हो जाती है। पूरे श्रीनगर और डल झील का जो व्यू यहां से दिखता है उसे देखकर मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है, अद्भुत। टूटे हर बंधन अलख निरंजन आदेश आदेश शब्द सांचा पिंड पंचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा भगवा वेश हाथ में खप्पर भैरव रूप शिव का जप कर जहाँ जहाँ जाऊं नगर डगर लगे वहाँ फिर जोगी मेला शिव का धुना गोरखता पे काल कंटक थर थर कांपे ऊं फट नवनाथ करे मेरी रक्षा चारों युग में साथ की यक्षा हनुमंत बलवान करे भय का नाश रोग शोक कटे पल में। अब हम पहुंच गए दाचीगाम नेशनल पार्क। अब सुनो बॉस, जू के नाम पर यहां सिर्फ एक भालू और 2 जैगवार थे बस, और कैमरे के साथ टिकट की कीमत पूरे 1100 रुपए। भाई साहब, 1100 रुपए में ये जू हद से ज्यादा ओवररेटेड और महंगा था। इसके लिए तो 11 रुपए भी ज्यादा थे।
दादा पोतों ने घने जंगल के बीच से होते हुए थोड़ी फोटोग्राफी की और कुछ देर सुकून से बैठकर आराम किया। आगे अंगे तो धीरे धीरे पहुंच गई। आ गया मजा। वहां से निकलते ही बच्चों ने नदी के किनारे अपना सबसे पसंदीदा इंटरनेशनल गेम शुरू कर दिया, पानी में पत्थर फेंकना। पानी की वो छपाक और बच्चों की वो किलकारी। अबे यार छप छप कर रहे हो। बस बस खट्टी है, खट्टी मिलेंगी। खा खा। रास्ते में बेरी के पेड़ से जंगली बेर तोड़े, खाए और हम पहुंच गए निषाद गार्डन। इस बाग को निषाद बाग यानी खुशियों का बाग कहते हैं। इसे 1633 में आसिफ खान नूरजहां के भाई ने बनवाया था। बारह मंजिल वाली इस बाग के पीछे जबरवान पहाड़ की दीवार खड़ी है। हद से ज्यादा खूबसूरत है ये जगह। बच्चों की धमा चौकड़ी के लिए ये एकदम परफेक्ट स्पॉट था। वहां से निकलते ही गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का इंतजाम हुआ और तभी पानी में तैरता हुआ दिखा दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। पानी पर तैरता हुआ डाकघर, क्या कमाल की चीज है यार। और फिर आ गया आखिरी पड़ाव। आज की डेस्टिनेशन कोई होटल नहीं, पानी पर तैरते हुए नक्काशीदार घर थे, यानी हाउस बोट। ये हमारी लाइफ का बिल्कुल नया और एकदम जुदा एक्सपीरियंस था। व्हाट अ ब्यूटी यार।
देवदार की महक वाली उस नक्काशीदार हाउस बोट में घुसते ही सच में लगा कि हम पानी पर तैरते किसी महल में हैं। जैसे ही पैर बढ़ाओ, नीचे की पुरानी लकड़ी से वो चूं चूं की आवाज आती है। हाय, तो आपको ये बोट हाउस कैसा लगा? थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा लगा आपको? कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप अगर विंडो से बाहर देखते हो तो कैसा लगता है विंडो से बाहर देखना? वहां रात का खाना सर्व हुआ और आसपास के पानी के सन्नाटे के बीच वो डिनर करना, क्या ही तजुर्बा था बॉस। हमने कश्मीर फतेह कर लिया। आज इस सफर का आखिरी दिन था। सुबह बच्चों की थोड़े बॉडी बिल्डिंग फ्लेक्स और नौटंकी के बाद शिकारे वाले भाई हमें घाट पर ड्रॉप करने के लिए ले चले। सुबह ठीक 7 बजे रऊफ भाई ने हमें श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी वंदे भारत बिल्कुल मुस्तैद खड़ी थी। क्या शानदार ट्रेन है भाई। ट्रेन के बाहर धान के लहलहाते खेत और अंदर बच्चों का वो हेलीकॉप्टर वाला खिलौना। चाय और कॉफी परोसी गई, जो सच कहूं तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, पर चलो वंदे भारत का स्वैग है, माफ किया। उन सुंदर सुंदर पहाड़ों को हमने आखिरी बार बाय बाय कहा। कुछ ही देर में केटरिंग वाले स्नैक्स दे गई। सब ठीक था सिवाय उस मैंगो जूस के, जो किसी बकवास लोकल ब्रांड का था। खाना परोसा गया। पूरी कचौड़ी, वेज कटलेट, पोहा और कश्मीरी फिरनी। स्वाद में खाना ठीक ठाक था।
देखा भाई आप इधर से देख सकते हो लगा गया गिरा गया इधर ही है क्या वॉशरूम पीछे है? चलो तभी रास्ते में वो मोमेंट आया जिसका सबको इंतजार था। चेनाब रिवर पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। पर सच कहूं तो ट्रेन के अंदर बैठे बैठे खिड़की से उस पुल की ऊंचाई और भव्यता का 10% भी दिखाई नहीं देता। इसलिए दर्शकों के साथ धोखा ना हो, YouTube से लिया हुआ ये शानदार ड्रोन शॉट मैं यहां डाल रहा हूं। देख लो भाई, इंजीनियर्स का असली कमाल। Khat Bridge is a marvel of engineering brilliance. It features a single inverted wide pylon standing 193 meters high with 331 meters above the riverbed, supported by 96 stay cables. This innovative structure represents a breakthrough in rail infra. Get ready to catch a glimpse of it, as we are soon going to cross it. ऐसे दिख रहा है ना आपको, तो ऐसे तो दिख रहा ही नहीं फिर। माता वैष्णो देवी कटरा से गुजरते हुए हमने अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और हमारे स्कूल के सभी बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मिल गई सीट आपको। बस अब आराम से बैठना भाई, रिलैक्स हो। अब इधर इधर आराम से जम्मू पहुंचकर हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी, बेगमपुरा एक्सप्रेस। फर्स्ट एसी का हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था भाई। केबिन इतना आलीशान और प्राइवेट था जैसे ट्रेन में नहीं, अपने घर के ही किसी कमरे में बैठे हों। ट्रेन ने समय से पहले ही हमें अंबाला कैंट स्टेशन पर पहुंचा दिया। वहां से अपनी गाड़ी उठाई और घर की तरफ रवानगी हुई। पूरे रास्ते में एक बात बार बार दिमाग में घूम रही थी, दुनिया घूम लो, जन्नत देखाओ, पर एक स्वर्ग ऐसा भी है जहां पहुंचते ही रूह को असली सुकून मिलता है, और वो स्वर्ग है अपना घर। दुनिया में कहीं भी जाओ भाई, लेकिन अंत में जो असली तृप्ति है ना, वो अपने घर की चौखट पर ही मिलती है। इनकॉग्निटो एक्सप्लोरर का कश्मीर सफरनामा यहां खत्म होता है बॉस। सफर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।